नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 49 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका 50वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विस्तार तरीके से बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस के बारे में। तो कहीं ना कहीं आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी से बिल्कुल एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और अपने साथ में पेपर और पेन लेकर के बैठे, जिससे आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाए उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते चलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले बुद्धि की परिभाषा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद में आपको इसके प्रकार के बारे में बताऊंगा और जो जो टॉपिक आते जाएंगे बुद्धि के बारे में, उनके बारे में हम आपको बिल्कुल विस्तार तरीके से बताते चले जाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें बुद्धि के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि बुद्धि एक जो होती है मानसिक शक्ति होती है, जो व्यक्ति के जीवन में आने वाली वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे वास्तविक जीवन में कोई वास्तविक समस्याएं आती हैं, तो जिस प्रकार से हम बिल्कुल उसको सुलझाने में मदद करते हैं, वही कहीं न कहीं आपकी बुद्धि कहलाती है। यानी कि बुद्धि के द्वारा ही हम अपनी वास्तविक समस्याओं को बिल्कुल सुलझाते हैं। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं कि बुद्धि के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी सभी समस्या का समाधान करता है। यानी कि बुद्धि के द्वारा ही आप अपनी समस्या का समाधान करते हैं, चीज़ों को सोच पाते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे होने वाला है। वहीं पर दोस्तों बुद्धि के बारे में हम और थोड़ा सा विस्तार तरीके से अगर जानने का प्रयास करें, तो दोस्तों देख सकते हैं कि बुद्धि शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसीसी वैज्ञानिक गाल्टन ने किया था। तो ये क्वेश्चन आपका बार बार आपके सीटेट एग्जाम में बन जाता है, तो आपको ये बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है, याद करके रखना है कि बुद्धि शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसीसी जो वैज्ञानिक गाल्टन साहब थे उन्होंने बिल्कुल किया था। अगले नंबर पर बात करें दोस्तों, देख सकते हैं कि मानसिक शब्द परीक्षण का प्रयोग जो है सर्वप्रथम 1890 में कैटल ने किया था। ये पॉइंट्स भी आपको याद करके रखना, क्योंकि ये भी आपका सीटेट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप सीटेट के पेपर को उठा करके देख लीजिए, ये पॉइंट्स आपको हूबहू आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण है वो विनय साइमन बुद्धि परीक्षण कहलाता है। ये 1905 में तैयार किया गया था। तो ये विनय साइमन बुद्धि परीक्षण यानी कि विनय साहब ने बिल्कुल पहला जो आपका बुद्धि परीक्षण है वो किए थे। तो कहीं ना कहीं ये भी पॉइंट्स आपका याद करने वाला है, क्योंकि यहाँ से भी आपके सीटेट एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन जाता है। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि मानसिक आयु शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम 1908 में अल्फ्रेड बिने ने किया था। ये भी आपको पॉइंट्स याद करके रखना है कि मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम। ये भी आपका क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आप बिल्कुल नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे। अगर आप चीज़ें नोट डाउन करके न चल रहे हो तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समय दे देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप सेव कर सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम के समय में रिविजन करने में भी सहूलियत मिल पाएगी। अब दोस्तों वहीं पर हम लोग विस्तार से चर्चा करें बुद्धि की कुछ परिभाषाओं के बारे में, जो कि आपके मनोवैज्ञानिक बताते हैं उनके अनुसार। तो दोस्तों देख सकते हैं कि नंबर 1 पर आपका आ जाता है बेरिंग के अनुसार। यानी कि बेरिंग के अनुसार बुद्धि वह है जो प्राणी के बुद्धि परीक्षण को मापता है। यानी कि बुद्धि परीक्षण को मापने की जो इकाई होती है वही आपकी बुद्धि होती है, ऐसा बेरिंग साहब बिल्कुल कहते हैं। जबकि नंबर 2 पर बात करें बकिंघम के अनुसार, तो देख सकते हैं कि बुद्धि सीखने यानी कि लर्निंग की योग्यता होती है। ये पॉइंट्स आपको डायरेक्ट याद करके रखने हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में मिलने वाला है। ये प्रश्न जो है आपको मिलने वाला है आपके सीटेट एग्जाम में। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट्स है इसको आपको डायरेक्ट याद करके रखना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ें है नहीं। तो बस आपको पॉइंट्स याद करके रखना है बुद्धि से संबंधित, ये आपके सीटेट के एग्जाम में पूछ लिए जाने वाले हैं। नंबर 3 पर बात करें गाल्टन साहब के अनुसार, तो दोस्तों देख सकते हैं कि बुद्धि पहचानने अथवा सीखने की शक्ति होती है। जबकि हम वुडवर्ड साहब के अनुसार बात करें तो बुद्धि किसी कार्य को करने की एक विधि होती है। यानी कि कार्य को करने की जो एक विधि होती है वही आपकी बुद्धि होती है। एविंग हास साहब के अनुसार बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि बुद्धि मनुष्य की सामान्य मानसिक क्षमता है। जबकि स्टर्न के अनुसार बात करें तो बुद्धि मानव जीवन में आने वाली नई परिस्थितियों व नई समस्याओं के समावेशन यानी कि एडजस्टमेंट की शक्ति होती है। यानी कि नई समस्याएं और जो आपकी नई परिस्थितियां होती हैं उनके बीच कहीं ना कहीं आप अगर समायोजन कर ले जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं बुद्धि के माध्यम से ही करते हैं। तो यही आपकी स्टर्न साहब के अनुसार बुद्धि की परिभाषा हो जाती है। जबकि दोस्तों नंबर 7 पर बात करें टर्मन के अनुसार, तो दोस्तों देख सकते हैं कि बुद्धि मानव की अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। यानी कि आप अमूर्त चीज़ों के बारे में जिस विधि का उपयोग करके आप बिल्कुल चिंतन करते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप चीज़ों को सोचते हैं, वही आपकी बुद्धि होती है। ऐसा टर्मन साहब के अनुसार बिल्कुल बुद्धि की परिभाषा निकल करके आ जाती है। जबकि दोस्तों नंबर 8 पर बात करें बर्ट साहब के अनुसार, तो दोस्तों देख सकते हैं कि बुद्धि नई परिस्थितियों का समायोजन करने की जन्मजात क्षमता होती है। तो ये आपके बर्ट साहब के अनुसार बुद्धि की परिभाषा हो जाती है। इसे आपको भी याद करके या फिर नोट डाउन करके रख लेना है।
वहीं पर दोस्तों नंबर 9 पर बात करें फ्रीमैन साहब के अनुसार, तो दोस्तों देख सकते हैं कि बुद्धि अधिगम यानी कि लर्निंग की जो योग्यता होती है वो समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट करने की शक्ति, अमूर्त चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की योग्यता होती है। ये आपके फ्रीमैन साहब के अनुसार बुद्धि की परिभाषा हो जाती है। इसे भी आपको नोट डाउन करके रख लेना है। नंबर 10 पर बात करें कॉल्सनिक के अनुसार, तो देख सकते हैं कि बुद्धि कोई एक शक्ति व योग्यता नहीं है जो समान परिस्थितियों में एक समान कार्य करे, अपितु यह विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न योग्यताओं का योग है। यानी कि आप किसी भी परिस्थिति में रहते हैं और अगर आप बुद्धि का प्रयोग करके किसी भी समस्या को सुलझा ले जाते हैं तो वो आपकी बुद्धि कहलाती है। ऐसा बिल्कुल कॉल्सनिक साहब के अनुसार बुद्धि की परिभाषा निकल करके आ जाती है। जबकि अगर दोस्तों नंबर 11 और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन की बात करें मन साहब के अनुसार, तो दोस्तों देख सकते हैं कि नवीन परिस्थितियों को झेलने की जो मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। ये आपको बिल्कुल पॉइंट्स याद करके रखना है, क्योंकि ये आपकी बार बार सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाती हैं। तो इन्हें कहीं ना कहीं आपको नोट डाउन करके रखना है या फिर आप इन्हें याद करके भी रख सकते हैं। दोस्तों ये आपका डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में पूछा जाने वाला सब टॉपिक है, सब पॉइंट्स है, आपको इनको याद करके बिल्कुल रट जाना है। अब दोस्तों वहीं पर कभी कभी आपसे बुद्धि के प्रकार से भी क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि यहाँ से एक नंबर तो पक्का आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। कभी कभी आपसे मूर्त बुद्धि के बारे में पूछ लेता है, कभी कभी आपसे अमूर्त बुद्धि के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर हम इसके प्रकार के बारे में विस्तार से चर्चा करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि थॉर्नडाइक तथा गैरिट महोदय ने बुद्धि को कुल 3 प्रकार से विभाजित किया है। अब वो 3 प्रकार कौन है, उन्हीं के बारे में आपको बिल्कुल विस्तार तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यहीं से आपके जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल बन जाते हैं। बात करें नंबर 1 पर दोस्तों मूर्त बुद्धि के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि मूर्त बुद्धि को गामक या फिर यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा गया कि मूर्त बुद्धि को हम और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि गामक या फिर यांत्रिक बुद्धि के नाम से ही हम मूर्त बुद्धि को जानते हैं, जिसका संबंध यंत्रों तथा मशीनों से होता है। अर्थात कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो यंत्रों या मशीनों में कार्य में रुचि लेते हैं उनमें मूर्त बुद्धि पाई जाती है। जैसे आपका इंजीनियर हो गया, मैकेनिक हो गया, कारीगर हो गया, यानी कि जो लोग ऐसे होते हैं जो यंत्रों या फिर मशीनों में कार्य करने में रुचि रखते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं मूर्त बुद्धि पाई जाती है, उसी को हम मूर्त बुद्धि कहते हैं। अब ये बुद्धि जो है आपकी इंजीनियर के अंदर पाई जाती है, मैकेनिक के अंदर पाई जाती है, या फिर जो आपके कारीगर होते हैं जो यंत्रों और मशीनों पर कार्य करते हैं उनके अंदर ये मूर्त बुद्धि पाई जाती है। तो आपसे एग्जाम्पल ऐसे पूछेगा कि इंजीनियर के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि इंजीनियर के अंदर मूर्त बुद्धि पाई जाती है। ये पॉइंट्स आपको याद करके रखना है, ये आपके बार बार आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। अगर आपको यकीन न हो तो आप सीटेट के पेपर को उठा करके देख लीजिए, चीजें आपको बहुत ही अच्छे से देखने को मिल जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा कि कहां से बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। जबकि दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग बात करें विस्तार तरीके से अमूर्त बुद्धि के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि अमूर्त बुद्धि का जो संबंध होता है वो पुस्तकी ज्ञान से होता है। अर्थात जिस व्यक्ति में यह बुद्धि पाई जाती है वह ज्ञान अर्जन करने में विशेष रुचि रखता है। यह बुद्धि कवि, डॉक्टर, चित्रकार, साहित्यकार, दार्शनिक, वकील आदि में पाई जाती है। तो ये अमूर्त बुद्धि जो है वह कहीं ना कहीं पुस्तकी ज्ञान से जुड़ी होती है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद करके रखनी है, क्योंकि ये बुद्धि जिसमें पाई जाती है वो कहीं ना कहीं कवि, डॉक्टर, चित्रकार, साहित्यकार, दार्शनिक और वकील होते हैं। हालांकि मैंने आपको यहाँ पर कुछ ही जो एग्जाम्पल हैं वो बताए हुए हैं, तो इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल है उनको आपको याद करके रखना है। अगर आप इतना सारा याद करके रख लेते हैं तो अब आपसे कोई भी एग्जाम्पल दे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको आपके जो उत्तर हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। बस आपको अमूर्त बुद्धि में एक पॉइंट्स याद करके रखना है कि इसका जो संबंध होता है, इस बुद्धि का जो संबंध होता है वो कहीं ना कहीं पुस्तकी ज्ञान से होता है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए जो ऐसे पेशेकार लोग हैं जिनके अंदर ये पुस्तकी ज्ञान पाया जाएगा उन सभी के अंदर अमूर्त बुद्धि पाई जाएगी। तो ये चीज़ें बिल्कुल आपको याद करके रखनी है। अब आपसे एग्जाम्पल कैसा भी दे दे आपका उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें नंबर 3 पर सामाजिक बुद्धि के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि सामाजिक बुद्धि जो होती है वो कहीं ना कहीं सामाजिक बुद्धि का जो सीधा संबंध होता है समाज के कार्यों से होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो समाज सेवी होते हैं तथा समाज के लिए कार्य करते हैं उनके अंदर ये सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे आपके नेता हो गए, व्यवसायी हो गए, समाज सेवी हो गए, अध्यापक हो गए आदि में जो होती है आपकी सामाजिक बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि ये समाज के लिए कार्य करते हैं और इनके व्यक्तित्व जो है वो कहीं ना कहीं समाज से जुड़े होते हैं। तो सामाजिक बुद्धि जो है इन सभी के अंदर बिल्कुल पाई जाती है। ये पॉइंट्स आपको याद करके रखना है, यहीं से आपके क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में बन जाते हैं। अब दोस्तों वहीं पर कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है बुद्धि के सिद्धांत से, तो इसके बारे में भी आपको बिल्कुल विस्तार तरीके से देखना है, पढ़ना है, तभी आपकी चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आएंगी और आपके क्वेश्चन जो है आपके सीटेट एग्जाम में बिल्कुल सही हो जाएंगे। बात करें दोस्तों बुद्धि के सिद्धांत के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत से हमें बुद्धि की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि बुद्धि किन किन तत्वों या फिर घटकों से मिलकर के बनी होती है तथा वह किस तरीके से कार्य करती है, जो कि निम्न प्रकार की है। अब वो कौन कौन सी है उसके बारे में अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि नंबर 1 पर आपका आ जाता है एक कारक सिद्धांत, यानी कि एक कारक बुद्धि सिद्धांत के जो प्रतिपादक है सभी से पहले तो
एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि एक कारक बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आपका उत्तर ये सही हो जाएगा बिल्कुल कि एक कारक बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो विनय साहब है, जिन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती है जो सभी क्षेत्रों में कार्य करती है। यानी कि एक कारक सिद्धांत यानी कि बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है उसके अनुसार कहीं कहीं विनय साहब ये बताते हैं कि सभी व्यक्ति जितने भी लोग हैं उनके अंदर एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती है और वो बुद्धि उनके सभी क्षेत्रों में कार्य करती है, चाहे उन्हें समस्या सुलझाने को लेकर के हो या फिर वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या फिर किसी भी क्षेत्र में अगर वो अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो वो एक ही बुद्धि होती है जो आपके हर क्षेत्र में अलग अलग रूप से कार्य करती है। ऐसा बिल्कुल विनय साहब बताते हैं क्योंकि इन्होंने एक कारक सिद्धांत का बिल्कुल प्रतिपादन किया था। अब दोस्तों वहीं पर नंबर 2 पर आपका आ जाता है द्विकारक सिद्धांत, यानी कि इस सिद्धांत को स्पीयरमैन ने दिया था। ये आपको पॉइंट्स याद करके रखना है कि द्विकारक बुद्धि के सिद्धांत को जो दिए थे उनका नाम क्या है। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपको स्पीयरमैन उत्तर बिल्कुल सही करना है, जिसमें देख सकते हैं इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर के बनी होती है जो कि निम्न है। अब वो 2 तत्व कौन से होते हैं इनके बारे में अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि नंबर 1 पर आपका आ जाता है सामान्य तत्व यानी कि जी फैक्टर, और नंबर 2 पर आपका आ जाता है विशिष्ट तत्व यानी कि एस फैक्टर। अब ये जी फैक्टर और एस फैक्टर क्या होता है जो कि आपके सीटेट एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। तो अगर हम लोग बात करें सामान्य तत्व यानी कि जी फैक्टर के बारे में तो दोस्तों देख सकते हैं कि यह जन्मजात होती है तथा सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है। जबकि अगर हम विशिष्ट तत्व की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि यह दूसरे व्यक्तियों से अर्जित की जाती है। यह आपका एस फैक्टर में पॉइंट्स याद करके रखना है क्योंकि यहां से भी आपके क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में बन जाते हैं। अब दोस्तों वहीं पर अगले नंबर पर बात करें नंबर 3 पर तो दोस्तों देख सकते हैं कि नंबर 3 पर आपका आ जाता है कारक सिद्धांत यानी कि 3 फैक्टर थियरी। ये क्या होता है इसके बारे में अगर हम लोग विस्तार तरीके से जानने का प्रयास करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस सिद्धांत को भी स्पीयरमैन साहब ने ही दिया था। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि सामान्य तत्व एवं विशिष्ट तत्व के अलावा एक तीसरा तत्व समूह तत्व होता है जो दोनों सामान्य अथवा विशिष्ट का मिश्रण होता है परंतु इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है। त्रिकारक के सिद्धांत के बारे में आपको केवल 2 पॉइंट्स याद करके रखना है कि जो है इसके जो प्रतिपादक थे वो कहीं न कहीं स्पीयरमैन साहब थे और ये जो तीसरा तत्व होता है उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये चीज़ें बिल्कुल आपको याद करके रखनी है क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन जो है आपके सीटेट एग्जाम में बन जाते हैं। नंबर 4 पर दोस्तों बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं नंबर 4 पर आपका आ जाता है बहुकारक सिद्धांत, यानी कि इस सिद्धांत के अगर हम प्रतिपादक की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक साहब ने दिया था और बताया था कि बुद्धि जो है कई छोटे छोटे कारकों से मिलकर के बनी होती है जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक साथ मिलकर के बुद्धि का निर्माण करते हैं, जैसे बहुत सारी ईंटों को मिला करके भवन का निर्माण करना। तो ये चीज़ें बिल्कुल आपको अपनी बुद्धि में अप्लाई करनी है कि जैसे मान लीजिए कि आप कई छोटी छोटी ईंटों को मिला करके बहुत बड़े भवन का निर्माण कर लेते हैं, उसी तरीके से कहीं ना कहीं बहुत ही छोटे छोटे कारकों से मिलकर के आपकी जो बुद्धि है वो बनी होती है जो कि आपके अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करती है। तो ये आपका बहुकारक का सिद्धांत है जिसे आपके थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। इसके बारे में भी आपको बिल्कुल सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखनी है, याद करके रखनी है, यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। अब दोस्तों वहीं पर नंबर 5 पर हम लोग विस्तार से बात करें दोस्तों समूह तत्व कारक सिद्धांत के बारे में तो दोस्तों देख सकते हैं कि समूह तत्व कारक सिद्धांत को थर्स्टन ने 1937 में प्रस्तुत किया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि बुद्धि जो है वो विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण होता है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। यानी कि यह 7 मानसिक योग्यताओं से मिलकर के बनी होती है, जिसे आप विस्तार तरीके से बिल्कुल देखेंगे तो चीज़ें आपकी बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। नंबर 1 पर दोस्तों बात करें जो इनकी 7 मानसिक योग्यताएं थी उसमें अगर हम लोग नंबर 1 पर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि नंबर 1 पर आपकी आ जाती है शाब्दिक योग्यता, यानी कि शब्दों और वाक्य के अर्थ को समझने की योग्यता अगर आपके अंदर आ जाती है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर शाब्दिक योग्यता जो है आ जाती है, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है वो कहीं ना कहीं समूह तत्व कारक सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी कि समूह में बिल्कुल बनी होती है। तो नंबर 1 पर अगर आपको मान लीजिए कि शब्दों और वाक्यों के अर्थ को समझने की योग्यता आपके अंदर आ जाती है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर शाब्दिक योग्यता जो है वो डेवलप हो गई, यानी कि वर्बल एबिलिटी जो है वो आपके अंदर डेवलप हो गई। नंबर 2 पर दोस्तों बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं नंबर 2 पर आपका आ जाता है आंकिक योग्यता, यानी कि शुद्धता के साथ आंकिक गणना करने की जो योग्यता होती है वो आंकिक योग्यता के अंतर्गत बिल्कुल आ जाती है। यानी कि अगर आप शुद्धता के साथ आंकिक गणना कर ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है आंकिक योग्यता डेवलप हो गई है। जबकि दोस्तों नंबर 3 पर बात करें शब्द प्रवाह योग्यता के बारे में तो दोस्तों देख सकते हैं कि शब्दों को धारा प्रवाह प्रयोग करने की योग्यता अगर आपके अंदर आ जाती है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है शब्द प्रवाह योग्यता बिल्कुल डेवलप हो गई है, शब्द प्रवाह योग्यता आपके अंदर बिल्कुल आ गई है। तो ये आपका समूह तत्व कारक सिद्धांत के अंतर्गत ये सभी पॉइंट्स आ जाते हैं, इनको आपको बिल्कुल याद करके रखना है, नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में बन जाते हैं। नंबर 4 पर दोस्तों बात करें स्थानिक योग्यता के बारे में तो दोस्तों देख सकते हैं कि स्थान में वस्तुओं के परिचालन की योग्यता अगर आपके अंदर आ जाती है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर स्थानिक योग्यता की जो बुद्धि है वो डेवलप हो गई है।
अगले नंबर पर बात करें तर्क क्षमता को लेकर के, तो दोस्तों देख सकते हैं कि छिपे हुए अर्थों को समझने की योग्यता अगर आपके अंदर आ जाती है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर तर्क करने की क्षमता जो है वो भी डेवलप हो गई है। जबकि अगर हम लोग बात करें नंबर 6 पर स्मृति क्षमता के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि तथ्यों को शीघ्र याद करने की क्षमता अगर आपके अंदर है, यानी कि आप मान लीजिए सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैंने आपको ये सारी चीज़ें जो आपको बताई हुई है, अगर वो आपको सीटेट एग्जाम के समय रिकॉल हो जाती हैं, आपको याद आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो स्मृति क्षमता का विकास है वो पूरी तरीके से हो गया। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें नंबर 7 पर प्रत्यक्षीकरण योग्यता के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि किसी वस्तु को तेजी से उसके छोटे छोटे गुणों में प्रत्यक्षीकरण की योग्यता ही आपकी प्रत्यक्षीकरण योग्यता बुद्धि को प्रदर्शित करती है। तो ये चीजें बिल्कुल आपको प्रत्यक्षीकरण योग्यता के अंतर्गत याद करके रखनी है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में बन जाते हैं। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग अगले नंबर पर बात करें यानी कि नंबर 6 पर, तो दोस्तों देख सकते हैं नंबर 6 पर आपका आ जाता है त्रियामी सिद्धांत, यानी कि बुद्धि संरचना सिद्धांत के नाम से जाने जाने वाले इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो जेपी गिलफोर्ड साहब ने किया था। इन्होंने 3 मानसिक योग्यता यानी कि विषय वस्तु संक्रियाएं तथा उत्पाद के आधार पर बुद्धि की संरचना की व्याख्या की हुई है, जिसके अनुसार यदि इन 3 आयामों में से कोई एक आयाम कम होगा तो बुद्धि पूर्ण नहीं मानी जाएगी। यानी कि दोस्तों जो आपके गिलफोर्ड साहब थे उन्होंने बुद्धि को 3 मानसिक योग्यता के आधार पर बिल्कुल डिवाइड किया हुआ है, यानी कि व्याख्या किया हुआ है। वो 3 योग्यता कौन कौन सी है तो आपको बिल्कुल याद करके रखना। नंबर 1 पर आपकी आ जाती है विषय वस्तु, नंबर 2 पर संक्रियाएं और नंबर 3 पर उत्पाद। और इसमें से अगर मान लीजिए कोई भी एक आयाम कम है तो ये इनके अनुसार बुद्धि को जो है पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो त्रियामी सिद्धांत के अंतर्गत आपको ये सारे पॉइंट्स याद करके रखने, यहीं से आपके क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आपके सीटेट एग्जाम में मिल जाने वाले। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग बात करें विस्तार तरीके से नंबर 7 पर कैटल का सिद्धांत को लेकर के, तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस सिद्धांत को अमेरिकी मनोवैज्ञानिक आरवी कैटल ने 1963 में दिया था तथा इन्होंने बुद्धि को 2 भागों में बांटा है, जो कि निम्न है। अगर उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करें, यानी कि आपके जो कैटल महोदय उनके बारे में जो बुद्धि का सिद्धांत है वो बिल्कुल 2 भागों में, उसके बारे में अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो दोस्तों नंबर 1 पर आपका आ जाता है तरल बुद्धि। अब ये क्या होती है, अगर इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझे तो यह बुद्धि जो है 2 वस्तुओं के बीच अंतर करनी है तथा नई परिस्थितियों के साथ साथ अनुकूलन स्थापित करनी है, तो आप तरल बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर आप 2 वस्तुओं के बीच में अंतर करना सीख जाते हैं और आप नई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन कर ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो तरल बुद्धि वो डेवलप हो गई है इनके अनुसार। तो ये चीजें बिल्कुल आप याद करके रख सकते हैं। नंबर 2 पर आपका आ जाता है, यानी कि नंबर बी पर आपका आ जाता है ठोस बुद्धि, यानी कि इस बुद्धि का जो तात्पर्य हो तथ्यात्मक ज्ञान से होता है, जिसे व्यक्ति अपने प्रशिक्षण अनुभव अधिगम के परिणाम स्वरूप परामर्जित करता है या स्थिर होती है। तो अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रशिक्षण अनुभव अधिगम के परिणाम स्वरूप परिमार्जन करने की शक्ति डेवलप हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आपके अंदर जो है वो ठोस बुद्धि जो है डेवलप हो चुकी है। अब दोस्तों वहीं पर अगले नंबर पर हम लोग बात करें विस्तार तरीके से, तो दोस्तों देख सकते हैं अगले नंबर पर आपका आ जाता है प्रतिदर्श सिद्धांत, यानी कि यह सिद्धांत जो है वो जीएच थॉमसन ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में अनेक योग्यताएं होती हैं, परंतु जब वह किसी कार्य का संपादन करता है तो उस कार्य के संपादन में सभी योग्यताओं में से थोड़ा थोड़ा प्रतिदर्श यानी कि नमूना लेकर के उस कार्य को विशेष के लिए एक नवीन योग्यता बना लेता है। अर्थात प्रत्येक कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिदर्श या फिर नमूना होता है जो स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर होता है। यानी कि प्रतिदर्श सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे, सबसे पहले तो आपको इनके नाम को याद करके रख लेना है कि जो प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो जीएच थॉमसन साहब थे, और इनके अनुसार व्यक्ति की जो योग्यताएं होती है वो अनेक प्रकार से होती है, यानी कि उनका जो बुद्धि होता है वो कई प्रकार से बिल्कुल कार्य करता है। आप ये कह सकते हैं कि योग्यताओं में थोड़ा थोड़ा प्रदर्श यानी नमूना को लेकर के एक नवीन योग्यता बना लेता है और उसी के अनुसार इसकी बुद्धि जो है वो कार्य करती है और ये स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर होती है। ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल प्रतिदर्श सिद्धांत के अंतर्गत याद करके रख लेने हैं। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग अगले नंबर पर बात करें स्टर्नबर्न की बुद्धि का त्रितंत्री सिद्धांत के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि इन्होंने बुद्धि का जो है 3 भागों में बांटा है। उनके बारे में अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि नंबर 1 पर आपका आ जाता है संदर्भात्मक बुद्धि, और नंबर 2 पर आपका आ जाता है घटकी बुद्धि, और नंबर 3 पर आपका आ जाता है अनुभवात्मक बुद्धि। अब ये क्या होता है, अगर हम इसके बारे में विस्तार तरीके से जाने तो दोस्तों देख सकते हैं नंबर 1 पर आपका आ जाता है संदर्भात्मक बुद्धि, यानी कि जब हम किसी नवीन परिस्थिति या फिर नए वातावरण में जाते हैं तो अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, इसे ही हम संदर्भात्मक बुद्धि कहते हैं। ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद करके रखनी है। यानी कि अगर आप मान लीजिए किसी नई परिस्थिति या फिर नए जगह नए वातावरण में आप जाते हैं और अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी संदर्भात्मक बुद्धि होती है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद करके रख लेनी है। नंबर 2 पर बात करें घटकी बुद्धि के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो किसी विषय वस्तु की जितनी विशेषताएं बता पाता है, जितनी आलोचना कर पाता है तथा कल्पना मात्र से ही बहुत कुछ सोच सकता है, घटकी
की बुद्धि के होते हैं, ये हर चीज़ के पीछे कारण जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि मान लीजिए आप किसी बच्चे के बारे में कोई चीज़ें बता रहे हैं, किसी विषय वस्तु के बारे में उसको समझा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अगर उसके बारे में और ज़्यादा जानने का प्रयास करता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं घट की बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि इसके पीछे के छुपे कारण को वो बार बार जानने का आपसे प्रयास करेंगे। तो अगर आपको मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको ऐसे बच्चे मिलते हैं कि आप मान लीजिए किसी भी विषय वस्तु के बारे में बताते हैं, तो वो चीज़ों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और वो चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर जो है घट की बुद्धि पाई गई है। अगले नंबर पर बात करें दोस्तों अनुभवात्मक बुद्धि के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि पूर्व में सीखे गए अनुभवों का हम जितना प्रयोग कर पाते हैं उसे हम अनुभवात्मक बुद्धि कहते हैं। यानी कि जिनके अंदर ये बुद्धि पाई जाती है वो कहीं ना कहीं पूर्व में सीखे गए अनुभवों का प्रयोग करके चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको याद करके रखनी है, नोट डाउन करके रखनी है, क्योंकि यहीं से आपका जो क्वेश्चन है आपके सीटेट एग्जाम में बन जाता है। अब दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं अगले नंबर यानी कि 10 नंबर पर आपका आ जाता है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो हार्वर्ड गार्डनर साहब ने किया था, और ये कब किया था 1983 ईस्वी में। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद करके रखना है, जिसमें इन्होंने बताया कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है जो एक दूसरे से स्वतंत्र रह करके कार्य करती है। इनके अनुसार बुद्धि के प्रकार जो है वो निम्न तरीके से है। इनके बारे में भी आपको बिल्कुल पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपके हर बार आपके क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में बन जाते हैं। नंबर 1 पर दोस्तों बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं नंबर 1 पर आपका जाता है शाब्दिक भाषाई बुद्धि। यानी कि ये क्या होता है, अगर इसके बारे में हम विस्तार तरीके से समझे तो इसका तात्पर्य जो है शब्द और भाषा के ज्ञान से होता है। अर्थात इस बुद्धि में अधिकता वाले व्यक्ति जो है वो वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि जिनके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए आपके गाँव में कोई वकील है, कोई कवि है, कोई पत्रकार है, तो आप ये मान के चलो कि उनके अंदर जो है वो शाब्दिक भाषाई बुद्धि कहीं ना कहीं पाई गई है, तभी वो ये उपलब्धि को हासिल कर पाए हैं। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग बात करें नंबर 2 पर तार्किक गणितीय बुद्धि के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसका तात्पर्य जो है तार्किक योग्यता और गणितीय प्रक्रिया के ज्ञान से होता है। अर्थात इस बुद्धि की अधिकता वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं अकाउंटेंट, बैंकर और साइंटिस्ट आदि बनते हैं। तो ये चीजें आपको बिल्कुल याद करके रखनी है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि मान लीजिए एक बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहता है तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक व्यक्ति अकाउंटेंट है उसके अंदर कौन सी बुद्धि पाई गई है। तो आपको बिल्कुल उत्तर में सही करना है कि उसके अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि है, तभी वो अकाउंटेंट की जो पद है वो हासिल कर पाया है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आपको याद करके रख लेनी है। नंबर 3 पर दोस्तों बात करें तो दोस्तों नंबर 3 पर देख सकते हैं आपका आ जाता है स्थानिक बुद्धि। यानी कि इसका तात्पर्य जो है जगह, अंतरिक्ष तथा मानसिक कल्पना के ज्ञान से होता है। अर्थात इस बुद्धि की अधिकता वाले व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं मूर्तिकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, वास्तुकार होते हैं आदि। ये जो है स्थानिक बुद्धि वाले होते हैं। तो जिनके अंदर स्थानिक बुद्धि पाई जाती है वो कहीं ना कहीं मूर्तिकार, चित्रकार और वास्तुकार होते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद करके रखना है दोस्तों। इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ बताना है नहीं, बस चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से सुनते जाना है। चीज़ें आपकी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आपके क्वेश्चन जो सीटेट एग्जाम में पूछे जाएंगे वो भी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नंबर 4 पर दोस्तों बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि नंबर 4 पर आपका जाता है शारीरिक गतिक बुद्धि। यानी कि इसका तात्पर्य जो है शरीर को गति देने वाली बुद्धि से होता है। अर्थात इस बुद्धि की अधिकता वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं अभिनेता, अभिनेत्री, धावक या फिर कह सकते हैं कि नर्तक आदि बनते हैं। तो शारीरिक गतिक बुद्धि जिनके अंदर पाई जाती है वो कहीं ना कहीं अभिनेता, अभिनेत्री, धावक या फिर नर्तक होते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको याद करके रखने हैं। अगले नंबर पर बात करें दोस्तों संगीतात्मक बुद्धि के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसका तात्पर्य जो है संगीत की बुद्धि से होता है। अर्थात इस बुद्धि की अधिकता वाले व्यक्ति जो होते हैं वो गायक, मनोरंजक आदि बनते हैं। तो कहीं कहीं मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एक गायक है उसके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, तो आपको बिल्कुल उत्तर में सही करना है कि संगीतात्मक बुद्धि उसके अंदर पाई जाएगी। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें नंबर 6 पर, तो दोस्तों देख सकते हैं नंबर 6 पर आपका आ जाता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। यानी कि इसका तात्पर्य समाज से होता है कि समाज के व्यक्तियों को कैसे प्रभावित किया जाए। अर्थात इस बुद्धि की अधिकता वाले व्यक्ति जो है नेता, मंत्री, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। तो ये चीजें बिल्कुल आपको याद करके रख लेनी है। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें अंतःवैयक्तिक बुद्धि के लोग कैसे होते हैं, इनके बारे में अगर हम विस्तार से जाने तो दोस्तों देख सकते हैं इसका तात्पर्य खुद को प्रभावित करने से होता है। अर्थात इस बुद्धि की अधिकता वाले जो व्यक्ति होते हैं वो आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। यानी कि आध्यात्मिक गुरु के अंदर जो है अंतःवैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद करके रख लेना है। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें नंबर 8 पर, तो दोस्तों देख सकते हैं प्रकृतिवादी बुद्धि। यानी कि इसका तात्पर्य प्रकृति से होता है, जिसके अर्थात जिसके अंदर प्रकृति के प्रति लगाव होता है उनके अंदर कहीं ना कहीं प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है। अर्थात इस बुद्धि की अधिकता वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं किसान आदि होते हैं। ये चीजें आपको बिल्कुल याद करके रखनी है, नोट डाउन करके रख लेनी है।
अब दोस्तों वहीं पर अगले नंबर पर बात करें, दोस्तों देख सकते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि जो है आपकी 9 नंबर पर आ जाती है। इसके बारे में अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसका तात्पर्य हर वस्तु में अस्तित्व को खोजने से होता है, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है, कहाँ है। अर्थात इस बुद्धि की जो अधिकता वाले व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं साधु होते हैं, संत होते हैं, दार्शनिक होते हैं आदि बनते हैं। तो कहीं ना कहीं साधु संत दार्शनिक के अंदर जो होती है आपकी अस्तित्ववादी बुद्धि पाई जाती है। ये चीज़ें बिल्कुल आपको याद करके रखनी है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में बन जाते हैं। अब दोस्तों वहीं पर आपका कभी कभी आपसे सीटेट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू लेवल के बारे में। तो इसको भी आपको बिल्कुल याद करके रखना है कि ये बुद्धि लब्धि क्या होती है, क्योंकि यहाँ से भी आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। बात करें दोस्तों विस्तार तरीके से बुद्धि लब्धि के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु का ऐसा अनुपात जिसे 100 से गुणा करने पर प्राप्त किया जाता है, उसी अनुपात को हम बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा और हम विस्तार से समझे तो देख सकते हैं कि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो सर्वप्रथम स्टर्न एवं कुहलमान ने 1912 में दिया था। ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद करके रखना है कि यानी कि बुद्धि लब्धि जो है वो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होती है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद करके रखनी है कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होता है। परंतु दोस्तों देख सकते हैं कि जो टर्मन के द्वारा इसे 1916 में संशोधित कर दिया गया, फिर से प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्तमान में आईक्यू मापने का सूत्र है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल बता दिया। यानी कि टर्मन साहब ने इस बुद्धि के जो सूत्र को संशोधित किया था वो कब किया था, 1916 ईस्वी में किया था। ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद करके रखना है। और वर्तमान में जो आईक्यू नापने का जो सूत्र होता है वो ये होता है, पहले आपका जो बुद्धि लब्धि का सूत्र था वो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु था, लेकिन अब जो आपका है वो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो ये चीजें बिल्कुल आपको याद करके रखनी है बुद्धि लब्धि से। यहाँ से आपका जो एक क्वेश्चन है आपके सीटेट एग्जाम में बन जाएगा। तो दोस्तों वहीं पर कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण को लेकर के, यानी कि दोस्तों ये आपका जो पॉइंट्स है वो कहीं ना कहीं सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ से कभी कभी आपसे ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो निम्न सामान्य बुद्धि के बच्चे हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, या फिर जो जड़ बुद्धि के बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आपके सीटेट एग्जाम में बार बार पूछ ली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये पॉइंट मिस कर देते हैं तो आपके उत्तर जो है वो बिल्कुल सीटेट एग्जाम में गलत हो जाएंगे। तो आपको बहुत ही ध्यान तरीके से बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण को देखना है। अगर दोस्तों बात करें नंबर 1 पर, तो देख सकते हैं कि जिन बच्चे की बुद्धि लब्धि 25 से कम होती है उन्हें हम कहीं ना कहीं जड़ बुद्धि के बालक कहते हैं, यानी कि महामूर्ख बालक कहते हैं। यानी कि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो महामूर्ख होते हैं या फिर जड़ बुद्धि के होते हैं, ऐसा आप बिल्कुल याद करके रख सकते हैं या फिर आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। जबकि दोस्तों अगर मान लीजिए किसी बच्चे की जो बुद्धि लब्धि वो 25 से 49 तक है तो उसे आप मूर्ख बालक कह सकते हैं, यानी कि मूर्ख बुद्धि का बच्चा कह सकते हैं। और अगर मान लीजिए उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो 50 से 69 के बीच में है तो आप उसे अल्प बुद्धि का बालक कह सकते हैं। यानी कि जो अल्प बुद्धि के बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो कहीं ना कहीं 50 से 69 के बीच होती है। जबकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें क्षीण बुद्धि यानी कि हीन बुद्धि के बच्चे के बारे में, तो इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 70 से 79 होती है। ये चीज़ें बिल्कुल आपको याद करके रख लेनी है। आपसे ये मंद बुद्धि को लेकर के बार बार सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो इसको आपको याद करके रखना है कि ये 80 से 89 के बीच में इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है। जबकि अगर हम निम्न सामान्य बुद्धि के बच्चे की बात करें तो इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो कहीं ना कहीं 90 से 99 के बीच होती है। और अगर हम उच्च सामान्य बुद्धि वाले बच्चे की बुद्धि लब्धि की बात करें तो वो 100 से 110 होती है। सामान्य तौर पर आपको जो है यही सारी चीज़ें बिल्कुल देखने को मिल जाती हैं आपके सीटेट एग्जाम में। अगर हम बात करें अगले नंबर पर प्रखर श्रेष्ठ बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 110 से 119 के बीच होती है। जबकि जो उत्कृष्ट बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 120 से 129 होती है। और जो अति उत्कृष्ट बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 130 से लेकर के 139 के बीच होती है। तो ये चीज़ें बिल्कुल आपको याद करके रखनी है। यहीं से आपके जो क्वेश्चन है वो आपके सीटेट एग्जाम में बन जाते हैं। अब दोस्तों वहीं पर अगले नंबर पर बात करें, जो आपके प्रतिभाशाली बुद्धि के बच्चे होते हैं यानी कि जो मेधावी बच्चे होते हैं उनकी जो मेधावी बुद्धि होती है वो कहीं ना कहीं 140 से अधिक होती है। तो मान लीजिए अगर किसी के बच्चे की आईक्यू जो है 140 से अधिक है तो आप कह सकते हैं कि वो प्रतिभाशाली बच्चा है, यानी कि उसके अंदर प्रतिभाशाली बुद्धि पाई गई है। अब दोस्तों यहीं पर आपके बुद्धि से संबंधित कुछ और भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि कैटल ने 1890 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी बुद्धि परीक्षण एवं मापन, जिसमें बुद्धि मापन का प्रयोग किया था। तो ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद करके रखना है कि कैटल महोदय ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम ये, और इन्होंने एक पुस्तक कब लिखी थी तो 1890 ईस्वी में लिखी थी, जो कि बुद्धि मापन का प्रयोग के लिए बिल्कुल लिखा गया था। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आप याद करके रख सकते हैं, नोट डाउन करके रख सकते हैं, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन जाता है। अब दोस्तों
दोस्तों कभी कभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपका आ जाता है, बेसल वर्ष या फिर टर्मिनल वर्ष। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, अगर इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि बेसल वर्ष जो है बालक जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है उसे हम बेसल वर्ष कहते हैं। यानी कि बालक जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल करने में आसानी महसूस करता है, सहूलियत महसूस करता है, उसे ही हम बेसल वर्ष कहते हैं। जबकि अगर हम बात करें टर्मिनल वर्ष के बारे में तो दोस्तों देख सकते हैं कि बालक जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल नहीं कर पाता है उसे हम टर्मिनल वर्ष कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद करके रखने, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पेडोलॉजी के सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग बात करें बुद्धि परीक्षण के बारे में थोड़ा सा विस्तार से, तो देख सकते हैं कि बुद्धि परीक्षण जो है वो भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बारे में भी आप बिल्कुल याद कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि यहाँ से भी आपके एक क्वेश्चन बन जाते हैं। बात करें दोस्तों बुद्धि परीक्षण के बारे में तो दोस्तों देख सकते हैं कि व्यक्ति की जो बुद्धि के संबंध में जानने के लिए किया गया परीक्षण ही बुद्धि परीक्षण कहलाता है, जिसे कई मनोवैज्ञानिकों ने कई प्रकार से किया है, जो कि निम्न प्रकार है। अब यहाँ पर अगर हम उनके प्रकार की बात करें, यानी कि बुद्धि परीक्षण के प्रकार की बात करें तो ये आपका दो प्रकार से किया जाता है। यानी कि बुद्धि परीक्षण जो है आपका दो प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 पर आपका आ जाता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और नंबर 2 पर आपका आ जाता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के बारे में, यानी कि ये क्या होता है, इसके बारे में अगर हम जानने का प्रयास करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें केवल एक व्यक्ति की परीक्षा ली जाती है। यह दो प्रकार से होती है। यानी कि दोस्तों जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है वो केवल एक व्यक्ति का होता है, और ये कैसे होता है, ये दो प्रकार से होता है। तो अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो नंबर 1 पर आपका आ जाता है शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। यानी कि इसके बारे में अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो जो परीक्षाएं व्यक्तिगत रूप से ली जाए और जिसमें भाषा का प्रयोग हो, इसी वर्ग में आती है। जैसे स्टर्न बिने परीक्षण, ये सारी जो बुद्धि परीक्षण है ये आपकी शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आ जाती हैं, और जो व्यक्तिगत रूप से ली जाती हैं वो सारी चीजें इसमें बिल्कुल आ जाती हैं। जबकि दोस्तों नंबर 2 पर बात करें अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के बारे में तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो परीक्षाएं व्यक्तिगत रूप से ली जाए और जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं हो वो इसी वर्ग में आती है। जैसे आपका भूल भुलैया परीक्षण हो गया, भाटिया परीक्षण हो गया, ये दोनों परीक्षण जो है आपके अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपको याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको तो पहले चीज आपको एग्जाम्पल याद करके रखना है, और दूसरा आपको ये याद करके रखना है कि शाब्दिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण में भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में भाषा का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है। ये दोनों पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद करके रखना है। अब दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल बता दिया बुद्धि के जो प्रकार होते हैं, उस बुद्धि परीक्षण के जो प्रकार होते हैं, उसमें एक तो आपका हो गया व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और नंबर 2 पर आपका आ जाता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ये क्या होता है, अगर इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें समूह में व्यक्तियों की परीक्षा ली जाती है। यह भी दो प्रकार से होती है। यानी कि जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है वो एक व्यक्तियों के लिए होता है, और जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है कहीं कहीं समूह में व्यक्तियों की परीक्षा ली जाती है, और यह भी आपका दो प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए आपका नंबर 1 पर आ जाता है शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जो परीक्षा समूह में ली जाए और जिसमें भाषा का प्रयोग हो, इसी वर्ग में आते हैं। जैसे आर्मी अल्फा टेस्ट प्रथम विश्व युद्ध में निर्मित, और आपका जो सैनिक सामान्य वर्गीकरण है, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में इसका निर्माण किया गया था। तो आर्मी अल्फा टेस्ट और सैनिक सामान्य वर्गीकरण, यानी कि ये दोनों चीजें जो है कहीं न कहीं समूह में बुद्धि परीक्षण करती हैं बच्चों की। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आपको शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण में याद करके रखना है। जबकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण के बारे में तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो परीक्षाएं सामूहिक रूप से ली जाए और जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं हो, इसी वर्ग में आती हैं। जैसे आपका शिकागो अशाब्दिक परीक्षण, यानी कि 12 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए सबसे उपयोगी ये परीक्षण है। तो ये चीजें भी आपको बिल्कुल याद करके रखनी है। और दूसरे पर आपका आ जाता है रैविनकृत प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज टेस्ट। ये आपका जो है अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत ये दोनों टेस्ट आ जाते हैं। तो इनको बिल्कुल याद करके रखना, और यहाँ से आपके एक क्वेश्चन बार बार बन जाते हैं कि जो 12 से 13 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए सबसे उपयोगी जो बुद्धि परीक्षण वो कौन है। तो आपको बिल्कुल ये बताना है कि शिकागो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो कि अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि बुद्धि के बारे में मैंने आपको बहुत ही विस्तार तरीके से बताने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर दोस्तों आपको चीजें एक बार में समझ में ना आई हो तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब दोस्तों अपनी जो कल की क्लास होने वाली है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को लेकर के होने वाली है, क्योंकि यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में बन जाते हैं। तो इसे भी आपको कल की क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कल की जब हम वीडियो को अपलोड करें तो उसकी सूचना जो है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए, और उसी के अनुरूप आप बिल्कुल अपने सीटेट एग्जाम की तैयारी को कर सके। दोस्तों देख सकते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख लिया है, यानी कि कल की जो आपकी क्लास होने वाली है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से होने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आज की वीडियो
आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।